हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसे लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को भी और अथॉरिटीज़ को भी इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन ये है कि क्या BPES कोर्स के बाद हम MPED कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या हमें पहले BPES के बाद BPED 2 साल की करनी पड़ेगी, उसके बाद हम MPED में एडमिशन लेने के एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्या BPES के बाद MPED कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये है हमारा आज की वीडियो का टॉपिक। ठीक है, अब क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है इसे लेकर के, तो दोस्तों इस सवाल को मैंने NCTE से RTI के थ्रू पूछा। मैंने NCTE के अगेंस्ट एक RTI फाइल करी और मैंने NCTE से पूछा कि यही सेम क्वेश्चन कि क्या BPES के बाद MPED कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैंने 6 क्वेश्चंस पूछे अलग अलग, जिनमें से एक क्वेश्चन ये था कि क्या BPES के बाद MPED कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उस RTI के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उससे पहले कुछ दूसरी बातें मैं आपको इस वीडियो में बता दूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं हमें उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं MPED के बारे में। अब MPED का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम पहले उसे चेक करेंगे कि MPED करने के कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कहीं BPES लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, या कोई ऐसी बात लिखी हुई है जिससे ये साबित हो सके कि हाँ BPES वाले भी MPED कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखेंगे। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन तय करता है MPED कोर्स का? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MPED कोर्स का जो तय करता है वो करता है NCTE, जिसके बारे में मैंने बताया कि मैंने NCTE के अगेंस्ट एक RTI फाइल की है। NCTE क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। BPED, MPED इन दोनों कोर्सेज़ की और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, अभी मैं सिर्फ MPED की बात कर रहा हूँ। तो MPED का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो NCTE तय करता है। ठीक है, तो NCTE ने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, उन्हीं नॉर्म्स को हम एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, नॉर्म्स में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो लिखा हुआ है कि MPED वो स्टूडेंट कर सकते हैं जिन्होंने BPED कंप्लीट कर ली हो या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, BPED और इक्विवेलेंट, BPED या इसके समकक्ष कोई दूसरा कोर्स उन्होंने कर रखा हो। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है वो स्टूडेंट जिन्होंने BSc कोर्स कर रखा हो इन फिजिकल एजुकेशन, BSc इन फिजिकल एजुकेशन जो कोर्स होता है या वो कर रखा हो। ठीक है, इन दोनों कोर्सेज का नाम लिखा हुआ है कि या तो ये 2 कोर्स कर रखे हों उन स्टूडेंट्स ने, वो MPED कर सकते हैं, या इनके इक्विवेलेंट, जैसा कि फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है BPED और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो BPED या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रखा हो, ऐसा NCTE के नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, अब NCTE से मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या BPES वाले भी कर सकते हैं MPED या नहीं कर सकते, तो NCTE ने मुझे क्या जवाब दिया उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने जो RTI फाइल की थी वो मैंने 20 अप्रैल 2021 को फाइल की थी, जिसका जवाब मेरे पास 27 मई 2021 को आ गया। ठीक है, तो RTI है मेरे पास, मैंने टोटल 6 सवाल पूछे थे, ये बहुत सारे मेरे पास ये रिप्लाई भी हैं, अलग अलग सवालों के हैं, ये 4 अभी तक मेरे पास हैं ये। तो मेन जो हमारा सवाल है NCTE से, आज की वीडियो का जो टॉपिक भी है हमारा कि क्या BPES का MPED कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जो मैंने NCTE से पूछा वो NCTE ने क्या जवाब दिया। दोस्तों, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि NCTE क्लियर आंसर देगा, हाँ या ना में जवाब दे देगा, और क्योंकि RTI का जो जवाब होता है उसकी एक लीगल वैल्यू है, तो ये अपने आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये RTI के जवाब आने के बाद। लेकिन अनफॉर्चुनेटली NCTE ने हाँ या ना में जवाब ना दे करके बड़ा ही गोलमोल जवाब दिया है। ये देखिए, बहुत सारे, इतने सारे पेजेस में NCTE ने जवाब दिया है, लेकिन क्लियर जवाब नहीं दिया है NCTE ने। 8 पेज का जवाब मेरे पास भेजा है NCTE ने, तो जवाब क्लियर नहीं है, बड़ा गोलमोल है। क्या जवाब है वही मैं पढ़ करके बता देता हूँ। देखिए, NCTE ने क्या कहा है, NCTE ने कहा है कि NCTE के जो नॉर्म्स हैं MPED के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मतलब खुद ब खुद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हें पढ़ के खुद समझ में आ जाएगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो इनडायरेक्टली NCTE कह रहा है कि क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसलिए हमें कोई नई बात आपसे बताने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये भी एलिजिबल हैं या नहीं है, खुद पढ़ लो।
वो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। और एनसीटी ने कहा है कि क्योंकि वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए हम उन नॉर्म्स को, उन जो भी एनसीटी के रेगुलेशंस हैं, उन्हें आपके इस आंसर के साथ हम अटैच कर रहे हैं। और एनसीटी ने क्या किया, जो एनसीटी के पूरे रेगुलेशंस हैं, पूरे नॉर्म्स हैं एमपीएड कोर्स के, बीपीएड कोर्स के, वो सब कुछ प्रिंट करके मेरे आरटीआई के जवाब में उन्होंने अटैच करके मेरे पास भेज दिया। ठीक है, ये है इनका जवाब। और एक बात और लिखी एनसीटी ने इसके अंदर, एनसीटी ने कहा देयर इज नो प्रोविजन इन एनसीटीई एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस टू डिसाइड द इक्विवेलेंसी ऑफ वेरियस कोर्सेज। एनसीटी ने कहा कि एनसीटीई एक्ट के अंदर कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि एनसीटीई अलग अलग कोर्सेज की इक्विवेलेंसी डिसाइड करेगा। एनसीटीई के एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि भैया हम बताएंगे कि ये कोर्स इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। हमारा काम है कि हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय कर दिया, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसे पढ़ के खुद समझ लो कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। ये है एनसीटीई का जवाब। अब दोस्तों ये तो बड़ा ही गोलमोल जवाब है, ये कोई जवाब है? अब एनसीटीई या तो हाँ या ना में जवाब अगर क्लियर दे देती, एनसीटीई की तरफ से क्लियर आंसर आ जाता कि हाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। अगर क्लियर जवाब आ जाता तो स्टूडेंट्स के मन में जो इतना डाउट है, स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ की अथॉरिटीज़, उनके मन में इतना डाउट है तो वो ना होता। लेकिन एनसीटीई ने इस सवाल का क्लियर जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो अब एनसीटीई ने एक चीज़ और कही कि ये जो हमारा जवाब है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें पेज नंबर 136 के अंदर जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में वीडियो में पढ़ करके भी बताया था, वो मैं दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। पेज नंबर 136 में अपेंडिक्स 8 के अंदर लिखा हुआ है, जिसे मैं एक बार पढ़ करके बता देता हूँ आपको। पेज नंबर 136 अपेंडिक्स 8 पार्ट 3 सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है। इसमें आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पॉइंट नंबर 3 में एलिजिबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है, एमपीएड की बात चल रही है कि एमपीएड की एलिजिबिलिटी में क्या लिखा हुआ है, बीपीएड मतलब बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। कौन कर सकता है? एनसीटीई ने अपने ये मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि कौन कर सकता है एमपीएड कोर्स। वो स्टूडेंट जिन्होंने या तो बीपीएड करी हो या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया हो, वो कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, जो बीएससी कोर्स होता है फिजिकल एजुकेशन में, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, या स्टूडेंट ने वो कोर्स कंप्लीट किया हो तो वो एलिजिबल है एमपीएड के। लेकिन इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ दोस्तों कि बीपीईएस वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, यही मेन कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि इसमें बीपीईएस बाय नेम नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है बीपीएड और इक्विवेलेंट। अब बीपीएड या उसके समकक्ष कोई कोर्स किया हो, अब क्या बीपीईएस बीपीएड के इक्विवेलेंट है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन क्योंकि इसे पढ़ करके क्या लग रहा है, इसे पढ़ करके लग रहा है कि बीएससी को खुद एनसीटीई इक्विवेलेंट मतलब एनसीटीई मानता है बीएससी करने वाले स्टूडेंट को कि वो एलिजिबल हैं एमपीएड करने के लिए। तो क्योंकि बीपीईएस कोर्स सेम बीएससी की तरह ही होता है, सेम ड्यूरेशन है इसका पूरा कोर्स वर्क आप देख लीजिए, पूरा सिलेबस, उसका पूरा पैटर्न ऑलमोस्ट 99% सेम है। थोड़ा बस आगे पीछे हो रखी है सारी चीज़ें, नहीं तो सब कुछ सेम है बीपीईएस का और बीएससी का। तो अगर एनसीटीई बीएससी को मानता है एलिजिबल, और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बीपीएड और इक्विवेलेंट, तो उसके हिसाब से बीपीईएस भी इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। तो बीपीईएस वाले भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से ये कोर्स। कौन सा कोर्स? एमपीएड कोर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, एमपीएड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया कि एनसीटीई ने कहा कि एनसीटीई के उसमें नहीं लिखा हुआ है, रेगुलेशंस में, रूल्स एंड रेगुलेशंस में, एनसीटीई एक्ट के रेगुलेशंस में नहीं लिखा हुआ है कि हम इक्विवेलेंसी डिसाइड करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एनसीटीई कह रहा है कि हम इक्विवेलेंसी डिसाइड करने वाली अथॉरिटी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि अगर एनसीटीई इक्विवेलेंसी डिसाइड नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं तो नहीं करने वाला। एक स्टूडेंट ये थोड़ी कोई भी कोर्स लेकर के चला जाएगा कि ठीक है इसे इक्विवेलेंट मान लो, ऐसा तो नहीं है। तो अब यहाँ पर एनसीटीई एक तरीके से सिग्निफाई कर रहा है कि हम डिसाइड नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ कर सकती हैं। हम ये मान करके चल सकें कि मान लेते हैं एनसीटीई डिसाइड नहीं करेगा तो कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज़ खुद देख करके कर सकती हैं
कि ये कोर्स इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। अब किस बेसिस पर करेंगे, तो किसी भी चीज़ की अगर हमें इक्विवेलेंसी देखनी हो तो हम क्या बेसिस होता है, हम उस कोर्स का देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर क्या चीज़ पढ़ाई जाती है, इसका सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न है, और मतलब किस फील्ड का ये कोर्स है, कितनी ड्यूरेशन है। यही चीज़ देख के तो हम इक्विवेलेंट किसी को दूसरे के इक्विवेलेंट मानते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीटी यहाँ क्लियर कह रहा है कि हम इक्विवेलेंसी डिसाइड करने वाली अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि एनसीटी एक्ट में कहीं ये लिखा हुआ ही नहीं है कि हम इक्विवेलेंसी डिसाइड करेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमने ये बता दिया कि कौन एलिजिबल है, मतलब कौन कौन एलिजिबल है, इन्होंने बस ये लिख दिया। लेकिन हर कोर्स की इक्विवेलेंसी डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, ऐसा एनसीटीई ने कहा है। अब इनका काम नहीं है तो कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, जिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जाएंगे उस यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ खुद डिसाइड करेंगी। किस बेसिस पर डिसाइड करेंगी? वो बेसिस ये होगा कि वो चेक करें कि जो कोर्स ये स्टूडेंट करके आया है उसका पैटर्न क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो किस फील्ड का कोर्स है, मतलब किस सब्जेक्ट का है। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन का बीपीईएस भी है, बीएससी भी फिजिकल एजुकेशन का है, दोनों की ड्यूरेशन सेम है, सब कुछ सेम है। तो उस हिसाब से तो बीपीईएस वाले स्टूडेंट भी एमपीएड कर सकते हैं, जिस तरह से बीएससी वाले स्टूडेंट भी एमपीएड कर सकते हैं। फ़र्क इतना है कि बीएससी का नाम इसके रेगुलेशंस में लिखा हुआ है, एनसीटी के रेगुलेशंस में बाय नेम बीएससी कोर्स लिखा हुआ है, बीपीएस नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये तो लिखा हुआ है कि बीपीएड और इक्विवेलेंट, उसके हिसाब से तो हम मान ही सकते हैं। और इस जवाब के हिसाब से भी हम मान सकते हैं जिसमें ये एनसीटी कह रहा है कि इक्विवेलेंसी हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये खुद डिसाइड करने वाली अथॉरिटी नहीं है तो कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्सिटी करेगी। और यूनिवर्सिटी किस बेसिस पर करेगी वो मैंने आपको बता दिया। जो आपको मैंने बताया है कि यूनिवर्सिटी किस बेसिस पर इक्विवेलेंसी डिसाइड करेगी, मुझे नहीं लगता कि इससे अलग कोई और बेसिस हो सकता है इक्विवेलेंसी डिसाइड करने का। इस वजह से मैं इसे मान करके चल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड कर सकती है। और दोस्तों एक चीज़ और है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मना करती हैं बीपीएस वाले स्टूडेंट को कि हम आपको एमपीएड में एडमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि हम एलिजिबल आपको नहीं मानते हैं एमपीएड में एडमिशन देने के लिए, क्योंकि एनसीटी के नोट्स में कहीं ये मेंशन नहीं है, बाय नेम नहीं लिखा हुआ कि बीपीएस वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस बीपीएस वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल नहीं मानती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एलिजिबल मानती हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स एमपीएड कर रहे हैं बीपीएस के बाद भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसका जब आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे, अभी कुछ दिनों पहले ही 2021-22 सेशन का उसका प्रोस्पेक्टस आया है, उसमें भी जब आप एमपीएड की एलिजिबिलिटी को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, बीपीएड भी लिखा हुआ है और उसमें बीपीईएस भी लिखा हुआ है। आप जब उसे पढ़ेंगे तो एएमयू तो बीपीईएस वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबल मानता है। अगर कोई बीपीईएस वाला स्टूडेंट एएमयू से एमपीएड करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। और एएमयू ही नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी एक वैल्यू है। मतलब अगर आप एएमयू का नाम बताएंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती है इंडिया के। फिजिकल एजुकेशन में भी ये टॉप रैंकिंग में ही आती है, ठीक है। तो एएमयू तो मान रहा है एलिजिबल, तो उस तरीके से अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी मानना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मानती, बहुत सारी मानती भी हैं, ठीक है। तो सिंपल कंक्लूजन इस वीडियो का यही है दोस्तों, मेरा यही कहना है कि बीपीएस वाले स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं एमपीएड करने के। जो लोग ये कहते हैं कि बीपीएस वाले स्टूडेंट एमपीएड नहीं कर सकते, पहले उन्हें बीपीएड करना कंपलसरी है तभी वो एलिजिबल होंगे एमपीएड के, ये गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, इस आरटीआई के अकॉर्डिंग। हालांकि एनसीटीई का जो ये जवाब आया है ये बड़ा ही गोलमोल है और ठीक जवाब, क्लियर जवाब एनसीटीई ने नहीं दिया है। तो मैं इस जवाब से तो दोस्तों सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हूँ जो एनसीटीई ने मुझे दिया है आरटीआई के जवाब में। और मैंने आरटीआई मतलब मैंने फर्स्ट अपील भी फाइल करी है। आरटीआई के रूल होते हैं कि अगर आप जवाब से सेटिस्फाई ना हो तो आप फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं, फर्स्ट अपील से भी सेटिस्फाई ना हो तो सेकेंड अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो अभी मैंने फर्स्ट अपील फाइल की है और मैंने एनसीटीई से कहा है कि मैं आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे क्लियर आंसर चाहिए और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो एनसीटीई का जब दोबारा से इस पर कोई जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि एनसीटीई ने क्या जवाब दिया। ये मैं इसलिए एनसीटीई से आरटीआई के थ्रू पूछ रहा हूँ क्योंकि आरटीआई की एक लीगल वैल्यू होती है, ठीक है।
इस अगर एनसीटी क्लियर आंसर कर देता है तो उस डॉक्यूमेंट को पूरे इंडिया में आप कहीं भी ले जा करके शो करेंगे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि, मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से एनसीटी के जो रेगुलेशंस है ना, उस तरीके से ही आरटीआई का जवाब भी माना जाएगा। ठीक है, उसकी कॉपी आप कहीं भी जा करके शो कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों बीपीएस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और जिन लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि बीपीएस वाले स्टूडेंट एमपीएड के एलिजिबल नहीं है, वो ये कहते हैं कि क्योंकि बीपीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए एमपीईएस नाम का एक मास्टर डिग्री कोर्स ऑलरेडी है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो बीपीएस के बाद एमपीएड में आए, वो एमपीईएस कर सकते हैं। तो उनकी बात ठीक है यहाँ तक कि वो एमपीईएस कर सकते हैं। मैं भी कह रहा हूँ कि वो एमपीईएस चाहें तो कर सकते हैं, और एमपीईएस एमपीएड के इक्विवेलेंट है। लेकिन एमपीएड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एमपीएड करने के एलिजिबल ही नहीं है। वो एलिजिबल हैं। अगर स्टूडेंट बीपीईएस वाला चाह रहा है डायरेक्ट एमपीएड करना तो एमपीएड कर सकता है, वो चाह रहा है एमपीईएस करना वो एमपीईएस कर सकता है, वो चाह रहा है कि पहले वो बीपीएड करे फिर उसके बाद एमपीएड करे तो ऐसा भी कर सकता है। बीपीएड बीच में क्यों करे? क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो बीपीईएस को बीपीएड के इक्विवेलेंट नहीं मानते, और उन स्टेट गवर्नमेंट्स की वैकेंसीज में टीजीटी की वो अप्लाई स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं विदाउट बीपीएड। तो इस वजह से वो चाहें तो बीपीईएस के बाद पहले बीपीएड कर लें और बीपीएड कंप्लीट करने के बाद एमपीएड कर लें, और अगर वो चाहें तो बीपीईएस के बाद डायरेक्ट एमपीएड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस आरटीआई के बारे में मैंने बताया, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आरटीआई में 6 क्वेश्चन पूछे थे जिनके अलग अलग जवाब आए। ये 4 तो अभी मेरे सामने ही हैं आपके सामने, जिनमें से आज का जो टाइटल था वो ये था कि क्या बीपीएस वाले एमपीएड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मैंने बता दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, और आगे आरटीआई का जो भी जवाब आएगा, एनसीटी जो भी जवाब देगा, उस पर मैं अलग से वीडियो बना करके आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।